सामाजिक विज्ञान का अध्याय 20 आर्थिक प्रणाली पढ़ेंगे। आप सभी जानते हो बच्चों कि हर देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है और एक आर्थिक प्रणाली होती है। आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य है कि किसी देश में किस वस्तु का उत्पादन किया जाना है, किसके लिए उत्पादन किया जाना है, कितना उत्पादन किया जाना है, यह किसके द्वारा तय किया जाना है। यह सारी बातें आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। आर्थिक प्रणाली में हम विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें प्रतीत होता है कि विश्व के कुछ देशों में उत्पादन एवं वितरण का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है और इन देशों में उत्पत्ति के लिए के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो भी सरकार होती है। ऐसे देशों में किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है, उत्पादन किसके लिए किया जाना है, यह सारा काम सरकार के आधार पर तय होता है। ऐसी व्यवस्था को हम समाजवाद कहते हैं। इसके विपरीत अनेक ऐसे देश भी हैं जहाँ सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है और अर्थव्यवस्था के सभी समस्याओं का हल बाजार शक्तियों के द्वारा होता है और उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व न होकर व्यक्तियों का होता है। ऐसे व्यक्ति की मांग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उत्पादन उन्हीं के लिए करते हैं, उन्हीं के द्वारा इन वस्तुओं को खरीदा जाता है। ऐसी व्यवस्था को हम पूंजीवाद व्यवस्था का नाम देते हैं। आर्थिक प्रणाली का क्या अर्थ है? किसी देश में आर्थिक प्रणाली का संचालन जिस व्यवस्था से होता है बच्चों, उसे आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। जैसे किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन कैसे किया जाना है, उत्पादन किसके लिए किया जाना है आदि। और इन निर्णयों के आधार पर अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण का निर्धारण होता है। देश के निवासियों का जनजीवन इन्हीं निर्णयों पर निर्भर करता है। इस प्रकार आर्थिक प्रणाली जो है वो उसकी एक परिभाषा है जो प्रोफेसर ए.जे. ब्राउन ने दी है कि आर्थिक प्रणाली एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका का उपार्जन। आर्थिक प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती है बच्चों, जैसे आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं को हल करना है। अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को वाले साधनों को सीमित मात्रा में होते हैं, क्योंकि हर देश में संसाधन जो है वो बहुत कम होते हैं या असाधारण होते हैं। आर्थिक प्रणाली के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधनों के प्रयोग के तरीकों का चुनाव किया जाता है। आर्थिक प्रणाली संस्थाओं का समूह है। आर्थिक प्रणाली का संबंध एक देश या देश के समूह से होता है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है बच्चों कि आर्थिक प्रणाली परिवर्तनशील होती है। आज जैसा है वैसा कल नहीं होगा या जैसा कल था वैसा आज संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए विश्व में मुख्यतः 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां होती है। पहला पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद और तीसरा मिश्रित। इन तीनों प्रणालियों के मध्य बुनियादी अंतर यह है कि उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व किसके पास है और इन साधनों का उपयोग किस प्रकार से होता है। तीनों प्रणालियों को हम विस्तृत पढ़ेंगे बच्चों। पहली है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। विश्व के अनेक देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के देश हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे बाजार अर्थव्यवस्था, निर्बाधवादी अर्थव्यवस्था, अनियोजित अर्थव्यवस्था आदि। पूंजीवाद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। प्रोफेसर लुक्स और हुट ने एक छोटी सी परिभाषा बताई है कि पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व और मनुष्यकृत या प्राकृतिक साधनों को निजी लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजीवादी शासन प्रणाली जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रणाली की विशेषताएं निम्न है बच्चों। उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व, अर्थात जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन कमाने और उसे अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करने का अधिकार व्यक्तिगत होता है। आर्थिक स्वतंत्रता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यवसाय चुनने या उसे इच्छानुसार चलाने की स्वतंत्रता रहती है। उपभोक्ता को भी अपनी रुचि एवं आदत के अनुसार वस्तुओं को चुनने की स्वतंत्रता
रहती है। लाभ की भावना, इस प्रणाली में लाभ के भावना का सर्वोच्च स्थान होता है और यही कारण है कि लाभ की प्रणाली के कारण इसे पूंजीवादी प्रणाली का हृदय कहा जाता है। पूंजीवाद में सभी गतिविधियों का संचालन लाभ के लिए ही किया जाता है। उद्योगपति का मुख्य लक्ष्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। शोषण पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था में दो वर्ग होते हैं, एक होता है पूंजीवादी वर्ग और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग, जो पूंजीपतियों के साथ काम करते हैं। पूंजीपति वर्ग जो होते हैं वो लाभ बढ़ाने के लिए बहुत कम मजदूरी देते हैं और श्रमिकों का शोषण होता है। इसलिए कहा जाता है कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली शोषण पर आधारित होती है। मूल्य यंत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन मूल्य यंत्र के द्वारा होता है। मूल्य यंत्र से आशय होता है बच्चों कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से, उदाहरणार्थ जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तब उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन में भी वृद्धि करता है, इससे उत्पादक को अधिक लाभ मिलता है। इसके विपरीत जब मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है तब मूल्य में कमी होने लगती है और मूल्य की कमी होने की स्थिति में उत्पादक को हानि होने लगती है, जिससे वो उत्पादन कम कर देता है। इस प्रकार मूल्य तंत्र या मांग और पूर्ति के माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। प्रतियोगिता, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में अंतर्गत उत्पादकों में आपस में कम मूल्य पर अधिक वस्तुएं बेचने की प्रतियोगिता होती है। उपभोक्ता भी कम से कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं खरीदने का प्रयास करता रहता है और इस प्रकार उत्पादकों में प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता से अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ती है और उपभोक्ता को भी सस्ती और अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती है। अनियोजित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सभी निर्णय केंद्रीय सत्ता या सरकार द्वारा लिए जाते हैं, किंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनियोजित होता है यह सारे कार्य। निर्णय मूल्य तंत्र या मांग पूर्ति की बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं मांग के और पूर्ति के, वो बाजार के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। व्यापार चक्रों का होना, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मध्य जो है समन्वय नहीं होता है। ये व्यापार चक्र क्रियाशील होते हैं। व्यापार चक्र के आशय अर्थव्यवस्था में उस मंदी और पूंजीवादी से है कि उत्पादन से मंदी की और कम उत्पादन से तेजी की स्थिति निर्मित हो जाती है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, पूंजीवाद में उत्पादन से संबंधित सभी निर्णय उपभोक्ता की इच्छा से के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए उसे पूंजीवादी में राजा कहा जाता है। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। इस कारण उपभोक्ता को प्रभुसत्ता संपन्न माना जाता है। पूंजीवादी प्रणाली के गुण, यह स्वसंचालित प्रणाली है बच्चों। आर्थिक गतिविधियों का संचालन मूल्य तंत्र अथवा बाजार की शक्तियों के आधार पर होता है, अतः यह प्रणाली स्वसंचालित है। उत्पादन एवं आय में वृद्धि, पूंजीवादी प्रणाली के द्वारा पश्चिमी देशों में तेजी से प्रगति हुई है। इन देशों में लाभ की भावना एवं निजी संपत्ति के लालच में तेजी से विकास हुआ है। इस प्रणाली में प्रतियोगिता की भावना से तकनीकी स्तर में सुधार होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन तथा आय में निरंतर वृद्धि होती जाती है। परिवर्तनशीलता, पूंजीवाद में परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने का गुण है। परिस्थितियों के अनुसार सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन होता है। औद्योगिक नीति, कृषि नीति, व्यापार नीति, श्रम नीति आदि से देश की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होता रहता है। किंतु पूंजीवादी प्रणाली में अपने मूल दर्शन मतलब लाभ कमाना के अनुसार ही संचालित होती है। इसमें मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इस प्रणाली में व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तुओं को चुन सकता है। धन कमाने और उसे खर्च करने का उसे पूर्ण स्वतंत्रता होती है। संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग, पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत उत्पादक कम से कम साधनों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करता है और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से संसाधनों को फिजूल खर्ची को नियंत्रित रखता है। प्रतियोगिता के कारण उत्पत्ति के साधनों का भी कुशलतम उपयोग होता है। योग्यता अनुसार प्रतिफल, इस प्रणाली के अनुसार व्यक्ति की योग्यता समुचित रूप से पुरस्कृत होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुशलता और योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है और इसी का उसे प्रतिफल भी प्राप्त होता है।
प्रजातांत्रिक स्वरूप। पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण गुण यह है बच्चों कि प्रजातांत्रिक होता है। इस सभी जो प्रमुख निर्णय होते हैं वो सरकार में बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। यही कारण है कि उपभोक्ता की इच्छा और रुचि से ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। पूंजीवाद में उपभोक्ताओं के बहुमत का पालन किया जाता है और आर्थिक प्रक्रिया में इसकी भावना को संचालित किया जाता है। इसी आधार पर आर्थिक विकास की तीव्र गति। विश्व के विकसित देशों का इतिहास ये बताता है कि पूंजीवादी देशों का विकास की दर जो होती है वो बहुत अधिक होती है। लाभ की भावना पर आधारित होने के कारण इस प्रणाली में विनियोग एवं पूंजी निर्माण की दर भी अधिक रहती है। उत्पादक वर्ग जोखिम उठाकर नई नई तकनीकी को विकास करते हैं और आर्थिक विकास की दर इससे अधिक रहती है। लेकिन इतना सब होते हुए भी बच्चों इस प्रणाली के कुछ दोष हैं। सबसे पहला दोष तो यह है कि आय एवं धन की असमानता। पूंजीवादी प्रणाली में मैंने पहले भी बताया आपको कि दो ही वर्ग होते हैं, एक उत्पादन करने वाला और दूसरा मजदूर वर्ग। तो देश की संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जमा होने लगती है। अधिकांश लोग गरीब और बेरोजगारी का जीवन व्यतीत करते हैं और समाज में आय और धन जो है वह असमान रूप से बढ़ जाता है। वर्ग संघर्ष का जन्म। पूंजीवादी प्रणाली में दो वर्ग हो जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग, और दोनों में आपस में हमेशा टकराव होता है। और इस अर्थव्यवस्था में हड़ताल, तालाबंदी, तोड़फोड़ आदि चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आर्थिक अस्थिरता। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का संचालन मूल तंत्र के द्वारा होता है। अर्थव्यवस्था मूल्य तंत्र द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी की स्थिति निर्मित होती है। अर्थव्यवस्था में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है और व्यापार चक्र जो है वो क्रियाशील रहता है। बेरोजगारी। इस प्रणाली में पूंजीवादी वर्ग अपने लाभ बढ़ाने के लिए मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जिससे श्रमिकों की मांग कम हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। शोषण पर आधारित व्यवस्था। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली उत्पादक वर्ग अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, जिससे श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी देते हैं और इससे मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। मानवीय कल्याण की उपेक्षा। पूंजीवाद में उत्पादन उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास खरीदने के लिए धन होता है, जिससे गरीब लोगों की ज़रूरतों की वस्तुओं का कम तथा विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाता है, क्योंकि इसमें सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित होता है और मानवीय कल्याण की उपेक्षा की जाती है। क्षेत्रीय असमानताएं। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में केवल पूंजीपति उन्हीं स्थलों पर उद्योग लगाते हैं जहां उन्हें अधिक लाभ होता है। आर्थिक विकास का लाभ भी उन लोगों को मिलता है। इससे क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ जाती है। कोई क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हो जाता है और कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ रह जाता है। सामाजिक परिजीविता। पूंजीवाद में उत्तराधिकारी प्रथा के कारण पूंजीवादियों के अपार संपत्ति बिना किसी मेहनत के पूर्वजों से प्राप्त हो जाती है और यह वर्ग बिना किसी मेहनत के पूर्वजों के से सम्मानित प्राप्त संपत्ति और का उपभोग करता है और सामाजिक परिजीवी कहलाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में समाज का एक वर्ग बिना किसी मेहनत के दूसरे द्वारा अर्जित धन पर जीवित रहता है। दूसरी आर्थिक प्रणाली है बच्चों समाजवादी आर्थिक प्रणाली। समाजवादी आर्थिक प्रणाली का जन्म पूंजीवादी प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए हुआ। कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक थे। इन्होंने आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व बताया। इन्होंने बताया कि समाज का सभी उत्पादन के साधनों पर बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसी सिलसिले में प्रोफेसर डिकिंसन ने एक परिभाषा लिखी है कि समाजवाद समाज की एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है तथा उनका संचालन एक सामान्य योजना के अंतर्गत संपूर्ण समाज के प्रतिनिधि एवं उसके प्रति उत्तरदायी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे नियोजन एवं समाजीकृत उत्पादनों के लाभों के अधिकारी होते हैं। समाजवादी आर्थिक प्रणाली की कुछ लक्षण है बच्चों। पहला है कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत लाभ की भावना बहुत शून्य रहती है।
इस प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व सरकार या समाज के पास होता है। मतलब हर व्यक्ति को अपनी पसंद को बताना निरर्थक होता है। आर्थिक नियोजन, सामाजिक प्रणाली एक नियोजित प्रणाली होती है। इसमें केंद्रीय नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्पादन से संबंधित सभी निर्णय केंद्रीय नियोजन तंत्र द्वारा लिए जाते हैं और इससे आर्थिक विकास तेजी से होता है। आर्थिक समानता, इस प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण रहता है और साधनों का प्रयोग समाज के हित के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत लाभ का कोई भी स्थान नहीं होता है। शोषण की समाप्ति, समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, इसलिए यहाँ पे शोषण का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रमिकों को उनके श्रम का समुचित प्रतिफल दिया जाता है। उत्पादन में श्रमिकों की भागीदारी होती है, उन्हें लाभ में से पर्याप्त हिस्सा प्राप्त हो जाता है। अगला है जीवन निर्वाह के लिए श्रम की आवश्यकता। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन हेतु श्रम करता है। इससे दूसरों की आय पर जीवन यापन करने वाला वर्ग समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है और बदले में अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिफल या अपना वेतन प्राप्त करता है। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, समाजवाद में उपलब्ध श्रमिकों के अनुसार आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, इसलिए श्रम शक्ति की समुचित उपयोग पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है और आर्थिक तेजी और मंदी भी पैदा नहीं होती है और बेरोजगारी की समस्या तो होती ही नहीं है। आर्थिक स्थायित्व, इस प्रणाली में आर्थिक गतिविधियों का संचालन नियोजित ढंग से किया जाता है और इसीलिए इस अर्थव्यवस्था में स्थायित्व बना रहता है। कीमत तंत्र की समाप्ति, समाजवाद में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब हर वस्तु का एक ही मूल्य निर्धारित किया जाता है। बाजार में शक्तियों का स्थान गौण होता है। मूल्य तंत्र भी कार्यशील नहीं रहता है। उत्पादन में कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती है, जो भी सरकार चाहती है वही वस्तु का उत्पादन होता है, इसलिए इसमें कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती है। उदाहरण के लिए यदि देश में सरकार द्वारा लक्स साबुन का उपयोग करना संचालित या निर्धारित किया गया है तो सभी को उसी साबुन का उपयोग करना अनिवार्य होता है। इस प्रणाली के गुण हैं बच्चों, कुछ संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है इसकी वजह से, क्योंकि समाज में सरकार द्वारा सारा कार्य किया जाता है इसलिए कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। आर्थिक स्थायित्व रहता है। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन या कम उत्पादन की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में हमेशा आर्थिक स्थायित्व बना रहता है। आर्थिक समानता रहती है। समाजवादी प्रणाली में निजी संपत्ति, उत्तराधिकार के नियम और लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसका कोई भी स्थान नहीं होता है, इसलिए सभी को बराबर रूप से आर्थिक समानता मिलती है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति है। यहाँ पे कोई भी पूंजी वर्ग या श्रम वर्ग नहीं है। यहाँ पर संपत्ति एवं धन के आधार पर समाज का विभाजन नहीं किया जाता है। इसमें केवल एक ही वर्ग है, श्रमिक वर्ग, जिसे उसको उसका पूरा प्रतिफल दिया जाता है। शोषण की समाप्ति, समाजवाद में न कोई पूंजीपति होता है न कोई मजदूर होता है बच्चों, और सरकार द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर काम दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे शोषण की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। बेरोजगारी का अंत, क्योंकि सरकारी कार्य देती है और पूरी श्रम शक्ति का उपयोग करती है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या पैदा ही नहीं होती। एकाधिकार की समाप्ति, समाजवाद में सभी उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, इसलिए धन और उत्पत्ति के साधनों का किसी व्यक्ति या वर्ग के हाथों में केंद्रीकरण नहीं होता है और एकाधिकार की शक्ति का जन्म ही नहीं होता है। सामाजिक सुरक्षा मिलती है। समाजवादी व्यवस्था में बुढ़ापे पेंशन, बेरोजगारों को भत्ता, बीमारों को चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा आदि व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है और इस प्रणाली में लोग अत्यधिक सुरक्षित रहने का अनुभव करते हैं। समाजवाद के दोष, कितनी भी अच्छी प्रणाली हो दोष तो है ही। उपभोक्ता की संप्रभुता का अंत हो जाता है इस प्रणाली से और समाज में उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाती है। सत्ता का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होने की वजह से सारी सत्ता का केंद्रीकरण सरकार के पास हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई भी स्थान नहीं मिलता है। उत्पादन कार्य में प्रेरणा का अभाव रहता है, क्योंकि सरकार ही निर्धारित करती है कि किस प्रकार का उत्पादन करना है, कैसा करना है, कितना करना है।
श्रमिकों से अधिक कार्य करने से कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, नवीन आविष्कार नहीं होते हैं, शीघ्र एवं उत्पादन की तकनीक आदि के उपयोग की प्रेरणा भी नहीं मिलती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव रहता है। समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव रहता है क्योंकि व्यक्ति की इच्छा का कोई भी स्थान नहीं होता है। उत्पत्ति के साधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग। सरकार में उत्पादन एवं वितरण से संबंधित सभी कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों में को कोई भी व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है। अब है मिश्रित आर्थिक प्रणाली, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र के कार्य साथ साथ संलग्न रहते हैं। भारतीय योजना आयोग के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और लोगों को एक इकाई के रूप में दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। हमारे देश में बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था ही संचालित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख विशेषताएं या लक्षण हैं वो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख विशेषता ये है बच्चों कि इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र विद्यमान हैं। इन दोनों क्षेत्रों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजन होने के कारण नीतियों का निर्धारण, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें एकाधिकारी या तानाशाही की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। आर्थिक नियोजन। इसमें देश के आर्थिक विकास एवं आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है और इसके अंतर्गत सरकार निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करती है और जैसे ही दोनों अपने क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है किंतु पूंजीवाद की तुलना में कम होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की तरह उपभोक्ता की प्रभुता नहीं होती है। मूल्य तंत्र पर नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र के संचालन को सरकार जन कल्याण की दृष्टि से अपनी कीमत नीति द्वारा निर्धारित करती है, इसलिए मूल्य तंत्र क्रियाशील नहीं रहता है। लाभ के उद्देश्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निजी क्षेत्र द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन लाभ के उद्देश्य से ही किया जाता है। आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति, उत्तराधिकारी और अन्य स्वतंत्रताएं पाई जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग को स्थापित कर सकता है और उत्तराधिकारी भी किसी को भी बना सकता है, किंतु सरकार आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर उससे प्राप्त आय को गरीबों में कल्याण के लिए खर्च करती है। सामाजिक सुरक्षा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सामाजिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखती है। सरकार वृद्धावस्था में पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटना एवं मृत्यु बीमा आदि का भी सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रदान करती है। बच्चों फिर भी इस अर्थव्यवस्था में बहुत से गुण हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसे आर्थिक विकास में तेजी आती है, इसकी वजह से धन के केंद्रीकरण एवं एकाधिकार पर रोक हो जाती है। स्वतंत्रता एवं प्रेरणा की उपस्थिति रहती है क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र लाभ का स्वामित्व लेता है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, आर्थिक विषमताओं में कमी आती है, औद्योगिक शक्ति एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, मानव संसाधनों का समुचित उपयोग होता है और सरकार का प्रयास रहता है कि मानव संसाधनों का उचित उपयोग किए। लेकिन इतना होते हुए भी इस अर्थव्यवस्था में कुछ दोष है, जैसे दुर्बल एवं अकुशल प्रणाली है। इनका ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था कुशल संचालन नहीं हो रहा है। दोनों क्षेत्र परस्पर पूरक न बनकर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, मतलब उच्च वर्ग भी और निम्न वर्ग भी। दूसरा होता है कि राष्ट्रीयकरण का हमेशा भय बना रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकरण का भय बना रहता है कि अगर इसे सुचारू रूप से संचालित नहीं किया तो राष्ट्रीयकरण हो जाता है। सरकारी नीतियां और कार्यक्रमों में परिवर्तन होते जाते हैं, इससे आर्थिक विकास की गति प्रभावित होती है। अकुशलता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही के दोष विद्यमान रहते हैं। इस प्रणाली में न तो नियोजन तंत्र ठीक ढंग से कार्य करता है और न ही बाजार तंत्र क्रियाशील हो पाता है। इससे अर्थव्यवस्था में अकुशलता फैल जाती है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस प्रणाली में सरकारी नीतियों और कार्यालय भी निजी क्षेत्र के हित में कार्य नहीं करते हैं। निजी क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाता है।
विदेशी पूंजी का आगमन। सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार हेतु सरकार विदेशी पूंजी को आमंत्रित करती है और इससे देश में विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। विदेशी शक्तियों देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। व्यावहारिकता का अभाव। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करती है। इससे नीतियां जो है वो लाभदायक नहीं होती है, दूसरे पक्ष के लिए हानिकारक होती है। एक पक्ष के लिए अगर लाभदायक है तो दूसरे के लिए हानिकारक होती है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर विपरीत पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि हमने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी, जिनके गुण, उनके विशेषताएं, उनके दोष पढ़े। और हमारे देश में चूँकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है और उससे आप भली भांति परिचित हैं, और इसी आधार पर इस अध्याय को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ अभ्यास के प्रश्न दे रहे हैं। अभ्यास के प्रश्न बच्चों, इसमें इस अध्याय में सभी अर्थव्यवस्था जो प्रणालियां हैं उनके गुण दोष आप अच्छे से याद कर लीजिए। 4 गुण, 4 विशेषताएं और 4 ही दोष हर आर्थिक व्यवस्था की इसमें आपको पूछी जा सकती है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है बच्चों।